हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल SD क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमारा NCERT पैटर्न मैथ जो 10th क्लास का है उसका फर्स्ट क्लास यानी कि रियल नंबर चल रहा था और उसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन में प्रश्नावली में 4 कर लिए थे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? 10th क्लास है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10th। ठीक है, क्लास CLASS। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा था हमारा रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। और रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्लास 10th का हमारा जो NCERT पैटर्न का है अरिहंत का किताब। अब इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा गैपिंग हो गया है। शुक्रवार से लेकर शनिवार रविवार, हाँ शुक्रवार को भी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि इतना भाई साहब वो हो गया था, क्या कहते हैं, रेनफॉल, मतलब इतनी बारिश हो गई थी उस दिन भर, मतलब कि मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था लेकिन वो मुझसे अपलोड नहीं हो पाया। अपलोड इसलिए नहीं हो पाया कि नेट ही नहीं चल रहा था और मोबाइल ऑफ़ हो गई एकदम। एक्सपोर्ट करते करते मोबाइल ऑफ़ हो गई। ये जो मैं पढ़ाता हूँ ये भाई साहब, मतलब अगर 30 मिनट का पढ़ाऊँगा, 40 मिनट का पढ़ाऊँगा तो 4 GB तक हो जाता है ये। तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, आधे घंटे, और सब में बहुत टाइम लगता है यार। 45 मिनट का देता हूँ तो उसमें समझ जाओ कि 3 घंटे सवा 3 घंटे मेरा लगना है, क्योंकि यहाँ पे उतना क्या सुविधा तो है नहीं कि डायरेक्ट हम लाइव स्ट्रीम कर पाएँ, और उतना करने के लिए अभी बहुत चीज़ यूट्यूब में चाहिए जो कि अभी मुझे लक्ष्य पूरे करने हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने 5वें क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को ठीक है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं। कैसे हल होगा, इसको यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन को पहले समझिए आप। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को है क्या, आखिरकार ये क्या रहा है। देखिए बोल रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जितनी भी धनात्मक विषम संख्याएं हैं उसमें अगर 4 से भाग दिया जाएगा तो या तो 1 बचना है और या तो 3 बचना है। ठीक है, जितनी भी धनात्मक विषम संख्याएं हैं उसमें 4 दिखाइए कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या में 4 से भाग देने पर शेष या 1 या 3
बचेगा। ठीक है, उसी को ये यूक्लिड प्रमेय के अनुसार दे दिया है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक संख्या को 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो चलिए हम यूक्लिड प्रमेय को लेते हैं डायरेक्ट। यूक्लिड प्रमेय को लेकर के और देख लेते हैं कि 4q+r जो 4b+ मतलब bq+r जो होता है, तो b की जगह पे हम 4 रख देंगे, यानी कि 4q+r को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, सभी संख्याओं को उसमें से छांट लिया जाएगा कि कौन कौन संख्या विषम है और कौन कौन संख्या सम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल, रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, हल। ठीक है, हल भाई साहब कौन सा हल, सॉल्व वाला हल। ठीक है, खेत वाला हल नहीं। चलिए दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 4q+1, देखिए हम यूक्लिड प्रमेय लेंगे डायरेक्ट। यूक्लिड प्रमेय से क्या होता है भाई साहब, a = bq+ में r। ठीक है, जहाँ r क्या होता है, 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर, और छोटा होगा किससे, b से। लेकिन यहाँ पे b की जगह पे 4 दे रखा है, तो हम लिखेंगे कि b = 4 लेने पर ठीक है, तो a = 4q+r हो जाएगा। अब यहाँ पे r क्या होगा भाई साहब, मतलब b से छोटा था तो 0 से बड़ा या इक्वल तो होगा। ठीक है, 0 से बड़ा या इक्वल तो होगा। ठीक है, और अब छोटा किससे हो जाएगा, 4 से, क्योंकि b के जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया, तो 4, यानी कि r = क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 से छोटा होगा। ठीक है, ये लेसर देन है। ठीक है, ठीक, चलिए तो अब a = क्या क्या लिख सकते हैं, a = हो सकता है 4q या 4q+1 या 4q+2। सर यहाँ पे 0 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर भी तो होता है r। देखिए उसके बाद या 4q+3। ठीक है, दिखाई दे रहा है, अच्छा 4q+2 तक दिखाई दे रहा है, 3 वाला नहीं दिखाई दे रहा। चलिए यहाँ पे देखिए 4q+2 या 4q+3, अब दिखाई दे रहा है। हाँ, चलिए देखिए, यानी कि सभी पूर्ण संख्याओं को इतना के रूप में लिखा जाएगा। टोटल पूर्ण संख्याएं जो हैं वो इतने के रूप में आएंगी, इतने के रूप में सभी पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। अब इसमें अगर मुझे पता चल जाए कौन संख्या सम है और कौन संख्या विषम है, तो इसका आंसर आ जाए भाई साहब। अब ये कैसे पता चलेगा, देखिए अगर q 4q+1, देखिए ये जो 4 है, 4 तो सम संख्या है, आप जानते हो 4 क्या है, सम संख्या है। ये एक सम संख्या है, सम संख्या। और सम संख्या, यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ। ठीक है, या हरा ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए अगर कोई भी सम संख्या है, अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए सम संख्या में या विषम संख्या में, सम संख्या में या विषम संख्या में, तो वो आंसर में क्या देता है, हमेशा सम संख्या ही देता है। ठीक है, हमेशा सम संख्या देता है। अगर सम संख्या का गुणा सम या विषम में होता है तो हमेशा सम संख्या ही देता है। ये बात आपको मैंने बता दिया था पहले ही कि सम इंटू सम, गुणे में सम हो फिर भी ये सम ही आएगा। ठीक है, और सम गुणे में विषम हो फिर भी ये सम ही आएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, पहले ही पिछली क्लास में। ठीक है, तो ये बात समझ गए आप। यानी कि ये 4 जो है वो तो सम संख्या है, यानी कि 4 और q में जब गुणा होगा तो q की जगह पे सम आई या विषम आई, ये संख्या क्या होगी, सम ही हो जाएगी। ठीक है, ये भी संख्या क्या होगी, सम हो जाएगी। ठीक है, ये भी संख्या सम ही हो जाएगी, मतलब 4q जो है वो सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये भी सम संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, वो क्या चीज़ था वो मैं लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि अगर सम संख्या में प्लस किया जाए सम को
तो क्या आंसर आता है, हमेशा सम संख्या आता है। यानी कि इवन को इवन से एडिंग किया जाए, जोड़ा जाए तो हमेशा इवन नंबर ही आता है, ठीक है। और अगर सम संख्या में यानी कि इवन में विषम जोड़ दिया जाए यानी कि ओड जोड़ दिया जाए तो ये हमेशा विषम संख्या आएगी, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक विषम संख्या है तो ये पूरा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये तो सम संख्या है लेकिन एक विषम संख्या है, तो इसमें सम में जब विषम जुटेगा तो ये भी संख्या विषम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, दो एक सम संख्या है और सम में सम जुटेगा तो ये सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि 4 क्यू तो सम संख्या है, क्योंकि 4 एक सम संख्या है, आप जानते हैं। और सम संख्या का गुणा क्यू, यानी कि क्यू की जगह पे क्या आ सकता है, सम या विषम कुछ भी आ सकता है। तो 4 सम संख्या से किसी भी नंबर में आप गुणा करेंगे तो वो सम संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो सम संख्या में सम संख्या जुटेगा तो सम संख्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 एक विषम संख्या है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये भी संख्या एक विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है, विषम, ठीक है। अब देखिए अतः यह सिद्ध होता है, यह, छोड़िए इतना लंबा क्या लिखना है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, अंत में इति सिद्धम लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए अतः, यहाँ पे अतः प्रत्येक धनात्मक, ठीक है, विषम संख्या, विषम पूर्णांक, ठीक है, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखा जाएगा। 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। और ये कैसे हुआ ये मैंने शुरू से लेकर अंत तक आपको बता दिया, ठीक है। आप देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ इसको। क्वेश्चन दिया है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग किया। यूक्लिड प्रमेय a = bq + में r होता है। r का क्या होता है, 0 से बड़ा या इक्वल में होता है और b से छोटा होता है। b के जगह पे मैंने 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 4 से ही भाग दिया, मतलब b के जगह पे 4 ही लिया है, ठीक है। तो मैंने 4 ले लिया b की जगह पे, ठीक है। जब 4 लिया तो किसी भी पूर्णांक को, किसी भी धन पूर्णांक को कितने रूप में लिखा जा सकता है, 4 रूप में लिखा जा सकता है। 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। 4q क्या हो जाएगा, एक सम संख्या हो जाएगा, और 4q में जब सम संख्या जुटेगा तो ये सम संख्या हो जाएगा, यानी कि 4q में तो कुछ जुट ही नहीं रहा है तो ये तो सम संख्या हो जाएगा। लेकिन 4q में जब यहाँ पे देखिए 2 एक सम संख्या है, जुटेगा तो सम संख्या हो जाएगा। 4q में 1 एक विषम संख्या है, जुटेगा तो विषम संख्या। 3 एक विषम संख्या है, जुटेगा तो विषम संख्या। यानी कि यह सिद्ध हो गया कि 4q प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्या को, प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्या को कितने 4q + 1, 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है, इति सिद्धम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q + 1 या 5q + 4 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जिस तरह ये प्रोसीजर चल रहा है उसी तरह ले चलना है, लेकिन प्रत्येक संख्याओं का वर्ग कर देना है और b के जगह पे 5 लेना है। क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेय लेंगे। a = bq + में r के जगह पे क्या क्या हो सकता है, b के जगह पे पहले तो 5 आ जाएगा क्योंकि 5 के फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। कितने रूप में लिखा जा सकता है, 5q + 1, 5q + 2, 5q + 3, 5q + 4, इतने रूप में लिखा जा सकता है। अब प्रत्येक संख्या को
वर्ग करेंगे, ठीक है। और लाने का कोशिश करेंगे हम इसको 5 क्यू प्लस 1 या 5 क्यू प्लस 4 के रूप में। अगर इससे इधर उधर आएगा तो लिख देंगे कि नहीं हो सकता, अगर ये आएगा तो सिद्ध हो जाएगी बातें। चूँकि ये कह रहा है कि दिखाइए कि, तो होगा कन्फर्म है। चलिए इसको मैं क्वेश्चन को पहले लिखता हूँ, उसके बाद करते हैं सॉल्व, ठीक है। ये वास्तविक संख्या जो है भाई, रियल नंबर, ये थोड़ा है बोरिंग चैप्टर, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको 1 बार 2 बार 3 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को, नहीं, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6, ठीक है। दिखाइए कि ठीक है, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी, ठीक है, किसी धनात्मक ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, 5Q प्लस 1 या 5Q प्लस 4 के रूप में होता है। 5Q प्लस 1 या 5Q प्लस 4, ठीक है, या 5Q प्लस 4 के रूप में होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। जहाँ Q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ Q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है एक बार पढ़िए आप। दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5Q प्लस 1 या 5Q प्लस 4 के रूप में होता है। b की जगह पे इसने 5 दिया, यानी कि उस संख्या में 5 से भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझिए। दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक हो कोई भी, उसका वर्ग 5Q प्लस 1 5Q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि उसके वर्ग में अगर 5 से भाग दिया जाए तो या तो कुछ शेष नहीं बचेगा, या तो 1 बचेगा शेष, या तो 4 शेष बचेगा। समझ में आया? यानी कि किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग में 5 से भाग देने पर या तो कट पिट जाएगा, या तो 1 शेष बचेगा, या तो 4 शेष बचेगा। यही सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे कि यूक्लिड प्रमेय इसमें भी लेंगे, ठीक है। इसको करेंगे हल, ठीक है। यूक्लिड प्रमेय से, भाई साहब यूक्लिड प्रमेय मैं ले क्यों रहा हूँ? प्रमेय से यूक्लिड प्रमेय मैं इसलिए ले रहा हूँ कि 5Q प्लस आर, यानी कि 5Q प्लस आर के फॉर्मेट में जितनी भी धन पूर्णांक संख्याएं हैं उसको कितने प्रारूप में लिखा जा सकता है वो आ जाएगा, ठीक है। उससे तो अच्छा है ना कि अब प्रत्येक संख्याओं को वर्ग करने लगें और प्रत्येक में 5 से भाग देने लगें और शेष देखने लगें, तब तो ऐसे सीधे ही करते रह जाएंगे। का लाखों करोड़ों अरबों में संख्या का कोई अनंत है संख्या। तो हम उसका फॉर्मेट देख लेंगे किस किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, उसके बाद इसको सिद्ध कर लेंगे। देखिए इसी के लिए मैंने यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग किया है। यूक्लिड प्रमेय होता क्या है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। जहाँ पे आर जो है वो 0 से या तो बड़ा होता है या तो इक्वल में होता है और छोटा होता है b से, ठीक है। अब b के जगह पे हम क्या ले लेंगे? 5, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5Q प्लस में r। तो r क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा? या तो 5Q या 5Q प्लस 1 या 5Q प्लस 2, ठीक है, या 5Q प्लस 3
या 5q प्लस 4। अभी यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें सबको वर्ग करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग, यानी कि केवल यही नहीं करना है, इसका वर्ग भी करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। देखिए स्क्वायर कैसे होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी, इसका और इसका भी स्क्वायर करेंगे। थोड़ा कलर चेंज कर लें, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा 25q स्क्वायर, 25q स्क्वायर। इसमें से 5 को हम कॉमन कर लेंगे। क्यों 5 ही कॉमन करेंगे? क्योंकि हमें हर जगह पे 5 ही कॉमन करना है, ठीक है। 5 अगर कॉमन कर लें तो 5 और 5q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका अंत में यूज़ होगा, ठीक है। वो बिना मतलब का ये नहीं दिया है कि जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, ये बिना मतलब का नहीं दिया है, इसका यूज़ सबसे बड़ा है। अब देखिए इसको वर्क कीजिए, ये हो जाएगा 25q स्क्वायर, 25q स्क्वायर प्लस में 10q, 10q प्लस में 1 इक्वल टू, यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिए, 5 q नहीं, केवल 5 ही कॉमन कीजिए। 5 कॉमन किया मैंने, यहाँ पे आया 5q और प्लस में 2q, ठीक है, और ये प्लस वन ही रह गया, ठीक है। ठीक, इसको भी कीजिए वैसे ही, ये हो जाएगा 25q स्क्वायर, ठीक है, प्लस में, अब देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20, 20q और प्लस में 4 इक्वल टू, अब इसमें से दोनों में से 5 कॉमन कर लीजिए, 5q प्लस में 4q। अब 5 क्यों कॉमन करें ये तो समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि मुझे इसके प्रारूप में लाना है, इसके प्रारूप में लाना है, या इसके प्रारूप में लाना है, या इसके प्रारूप में लाना है, और इसके प्रारूप में लाने के लिए हमें केवल 5 ही कॉमन करना है। हालांकि यहाँ से q भी कॉमन हो सकता है, लेकिन हम q कॉमन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें केवल 5 ही कॉमन करना है, 5 ही लाना है हमें, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए इसका भी वर्क कीजिए। हालांकि इसको लिखेंगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे, q स्क्वायर प्लस में 5 या 15 दूनी 30, 30q प्लस में 9 इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 आ गया, भाई साहब 9 में से 5 कैसे कॉमन ले सकते हैं, तो उसको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 25q स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे 30q कर देंगे और 9 को लिख लेंगे 5 + 4। अब कॉमन कीजिए, इतना में से 5 कॉमन कर लीजिए, कितना में से, यहाँ से लेकर इतना में से 5 कॉमन कीजिए। देखिए 5q स्क्वायर प्लस में 6q, ठीक है, और प्लस में 1 और प्लस में 4, ठीक है। इतने में से मैंने 5 कॉमन कर लिया, प्लस में 4 बच गया वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी कीजिए वैसे ही, 25q स्क्वायर प्लस में 5 × 20 40q प्लस में ये हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही करना होगा, 15 प्लस में 1 करना होगा, ठीक है। देखिए 25q स्क्वायर प्लस में 40q और प्लस में, अब 16 की जगह पे मैं 15 + 1 कर दूंगा। 15 + 1 क्यों करूंगा, मैं देख रहा हूं कि अगर इसे मैं 15 + 1 कर देता हूं तो 15 में से 5 कॉमन हो जाएगा और 1 अकेला बच जाएगा, इसके फॉर्मेट में आ जाएगा। थोड़ा आगे तक सोचना होगा ना हमें, भाई स्कूल में आ गए हैं, थोड़ा सा आगे तक सोचना होगा। यही इंटर में चले जाएंगे तो थोड़ा और आगे तक सोचना होगा। यही अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगेंगे तो एकदम आगे सोचना होगा, डायरेक्ट आंसर के बारे में सोचना होगा अगर SSC का आप एग्ज़ाम देने लगोगे तो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आगे सोचना है कि 15 + 1 करना है, क्यों, क्योंकि 5 कॉमन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 15 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 5 कॉमन कर लीजिए, कितने में से, यहाँ से लेकर इतने में से, ठीक है। 5 मैंने कॉमन किया, हो गया 5q स्क्वायर प्लस में 8q प्लस में 3 और प्लस में 1, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, एकदम नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए ये बोल रहा है कि जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा ये बताइए, धनात्मक पूर्णांक है यानी कि यहाँ 5
और गुणे में 6 आ जाए तो हम इसको धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं, 5q लिख सकते हैं। भाई साहब कहने का मतलब तो यही है ना कि धनात्मक पूर्णांक है। क्यों क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि 6 को भी q लिख सकते हैं, 7 को भी q लिख सकते हैं, 8 को भी q लिख सकते हैं। भाई साहब जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, 100 को भी q लिख सकते हैं आप, 1000 को भी q लिख सकते हैं, कुछ भी को q लिख सकते हैं। 2021 को भी आप क्या लिख सकते हैं? q लिख सकते हैं। कहने का मतलब तो इसका यही है। अब देखिए यही बात आके यहाँ पे सेट होती है, क्या चीज़, यानी कि 5q जो है, अगर q की जगह पे आप 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 45 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हो तो रहा है धनात्मक पूर्णांक ही, q की जगह पे अगर कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ही होगा, यानी कि 5q इक्वल टू q हो जाएगा। 5q इक्वल टू क्या हो जाएगा? q हो जाएगा, यानी कि इसको 5q हम लिख सकते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे q हम लिख दें, q की जगह पे 1 लिख दें तो 5 2 7 7 तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7 भी तो q लिखा जा सकता है क्योंकि 7 भी तो एक धन पूर्णांक है, यानी कि 5q प्लस 2q के बराबर हो सकता है। 5q प्लस 2q इक्वल टू q हो सकता है यहाँ पे चूँकि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5q प्लस में 1 हो जाएगा, वैसे ही 5q प्लस में 4 हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे 5q प्लस में 4 हो जाएगा, और वैसे ही यहाँ पे 5q प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, यानी कि मैंने इसका वर्ग किया तो आया 5q, इसका वर्ग किया तो आया 5q प्लस 1, इसका वर्ग किया तो आया 5q प्लस 4, इसका वर्ग किया तो आया 5q प्लस 4, इसका वर्ग किया तो आया 5q प्लस 1। ठीक है, यानी कि प्रत्येक संख्या का वर्ग करने पर भाई साहब प्रत्येक संख्याओं को, प्रत्येक पूर्णांक को इतने के ही रूप में लिखा जा सकता है। और इसको जब मैं वर्ग कर रहा हूँ तो या तो 5q आ रहा है, या तो 5q प्लस 1, 5q प्लस 4, 5q प्लस 4, 5q प्लस 1 आ रहा है। यानी कि अतः, अब यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ से क्वेश्चन से लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1 या 5q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, अब देखिए एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1, 5q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने क्या काम किया कि यूक्लिड प्रमेय ले लिया। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय से मैंने फॉर्मेट पता कर लिया कि b के जगह पे अगर 5 रखा जाए तो प्रत्येक धन पूर्णांक को कितने रूप में लिखा जा सकता है, तो 5 रूप में यही लिखा जा सकता है, या तो 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4। उसके बाद मैंने सभी का स्क्वायर किया और देख लिया कि प्रत्येक किस किस रूप में आ रहा है, तो प्रत्येक या तो 5q, या तो 5q प्लस 1, या तो 5q प्लस 4, या तो 5q प्लस 1 के रूप में आ रहा है। ठीक है, अतः ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 1, 5q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है, इति सिद्धम, सिद्ध कर दिया मैंने। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे किया है ये चीज़, वैसे आपको नहीं करना है। यहाँ पे लिखना है 5q। देखिए मैं एक को करके बता देता हूँ, क्वेश्चन तो हल हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका बता देता हूँ। ये तो मैंने वैसे ही कर दिया, लेकिन आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता और टाइम बहुत ज़्यादा जाता। ठीक है, इसी में अब टाइम ही ख़त्म हो जाता पूरा का पूरा, और मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन ही करा पा रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ऐसे कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, a इक्वल टू 5q या
5q+1 या 5q+2 या 5q+3 या 5q+4, यही आया था। इसके बाद हम लेंगे कि 5q इन 5q का वर्ग करने पर ठीक है, ये क्या आ जाता 25, यहाँ पे वर्ग करने पर 25q² आ जाता। फिर बस इसमें से 5 कामन लेते हैं और 5q² कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते चूँकि 5q² = q। अब क्यों ऐसे हुआ है ये नहीं लिखना है आपको, ये दिमाग में ही समझना है, क्योंकि q एक पूर्णांक संख्या है और ये एक पूर्णांक ही संख्या आ जाएगा। यहाँ पे r भी रहता ना तभी भी इसको q लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए, अतः यहाँ पे 5q हो जाएगा। वैसे ही सभी को दोहराना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते कि ये तो हो जाता 5q। अब यहाँ पे लिखते 5q+1 का वर्ग करने पर ठीक है। फिर से नीचे इसका प्रोसीजर ले जाते हैं। फिर से जब ये हो जाता उसके बाद 5q+2 का कर दे, फिर से प्रोसीजर ले जाते, फिर 5q+3 5q+4 वैसे ही प्रोसीजर ले जाते। कम से कम 2 पन्ना 2.5 पन्ना लग जाएगा इसको हल करने में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आएगा तो 6 नंबर से कम में नहीं आएगा। और जब आप 2 या 2.5 पन्ने में कर देंगे इसको तो भाई साहब आंसर तो 6 में 6 ही मिलना है। और शॉर्ट में कर देंगे तो भाई साहब शॉर्ट में ही वो आंसर भी दे सकता है, भाई एग्जामिनर के ऊपर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये 6 नंबर था ना, चलिए 7 पे चलते हैं। टाइम आज ठीक हो रहा है क्वेश्चन यार, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया 30 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3q+1 के रूप का होता है। यहाँ पे देखिए m और q दो चीज़ दे दिया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q या 3q+1 के रूप का होता है। 3q या 3m, यहाँ पे m है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे m हो q हो कुछ भी हो, है तो ये एक भागफल ही, या 3q+1 के रूप का होता है, ठीक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन दिया है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3q+1 के रूप का होता है, ठीक है, ये दिखाना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में 3 से भाग देने पे या तो पूरा कट जाए या तो एक शेष बचे। ये m हो या q हो कोई मतलब नहीं, भागफल है तो कितना भी बार जाए उससे में कोई मतलब नहीं है। चलिए बताइए, कितना भी बार जाए कटे और कितना भी बार जाए शेष एक आए, तो ये m और q से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मतलब वैसे दे दिया है कि थोड़ा दिमाग देख ले जाए इन लोगों का कि ये लोग समझते हैं कि नहीं। ये कितना भी बार जाए और शेष 0 बचे, ठीक है, और ये भी कितना भी बार जाए शेष 1 बचे, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं हल और इसमें भी लेंगे यूक्लिड प्रमेय का सहयोग, हेल्प, ठीक है। इसको करते हैं हल, ठीक है। देखिए यूक्लिड प्रमेय से वही करेंगे भाई साहब, यूक्लिड प्रमेय ही लेना है सभी में, ठीक है। यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड प्रमेय ही लेना है। देखिए दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। हम पहले ज्ञात करेंगे कि
3q+1 का 3q+r का कितना फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? किसको? प्रत्येक धन पूर्णांक को। देखिए ये क्या कहता है, पहले a = bq प्लस में r बोलता है। आप जानते हो कि r जो है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और b से छोटा होता है, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा होता है। अगर b के जगह पे हम 3 रख लें तो a = क्या हो जाएगा? 3q प्लस में r, तब r क्या क्या हो जाएगा? या तो 0 या तो 1 या तो 2, ठीक है। यानी कि तब a को क्या क्या लिखा जा सकता है? यानी कि 3q लिखा जा सकता है या 3q+1 लिखा जा सकता है या 3q प्लस में 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे वर्ग करने पर, ठीक है, ये होगा 9q²। इसका वर्ग करने पर, ठीक है, होगा 9, देखिए हो जाएगा आपका 9q² प्लस में ये हो जाएगा 6q प्लस में 1 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे क्या कॉमन करना है हमें? 3 कॉमन करना है। यहाँ पे 3 कॉमन कर लेते हैं, 3q² प्लस में 2q, ठीक है, प्लस में 1 ऐसे ही बच जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो होगा 9q² प्लस में 3 दूनी 6 दूनी 12, 12q प्लस में 4 4, ठीक है। अब देखिए इस 4 को हम चेंज करेंगे 3+1 के रूप में, ठीक है। अब ये 1 का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये समझिए कि मैं 4 को बदल क्यों रहा हूँ, क्यों तोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्यों तोड़ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी संख्या में अगर 3 से भाग देते हैं और कितना भी बार जाता है, m बार जाए या q बार जाए या r बार जाए, कितना भी बार जाए, क्या यहाँ पे 4 शेष बच सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं बच सकता है, ठीक है। वही बात है कि यहाँ पे तो 3 से भाग दिया मैंने, इतना टाइम गया, कितना टाइम गया? देखिए इतना बार गया, वही है भागफल है, ये भागफल है, इतना भागफल है, इतना टाइम गया और एक शेष बचा। अब ये बताइए अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3q² प्लस में 4q और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या में मैंने 3 से भाग दिया और इतना बार गया और 4 शेष आया। भाई साहब 4 शेष कभी आएगा? 3 से अधिक शेष तो आना ही नहीं है। आप तो शुरू से मतलब हम लोग करते ही आ रहे हैं भाग, तो डिवाइडेशन करते ही आ रहे हैं, तो जिससे भाग दिया जाता है शेषफल उससे कम ही होता है, ठीक है, रिमाइंडर उससे कम ही होता है। और यहाँ पे अधिक हो रहा है इसलिए मैं 4 को तोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम 4 को तोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए 9q² प्लस में 12q और प्लस में 3+1 कर लेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, देखिए 3, यहाँ पे हो जाएगा 3q² प्लस में 4q प्लस में 1 और यहाँ पे प्लस में 1। वही कहानी होगी, ठीक है। ये हो जाएगा 9q², यहाँ से 3 कॉमन नहीं किया मैंने, इसको लिख सकते हैं 3q², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3m, जहाँ m इक्वल टू 3q², ठीक है, जहाँ m बराबर 3q²। ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसको रंग चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंजिंग। यहाँ पे ये क्या हो सकता है? देखिए 3 और q प्लस 1, q प्लस में 1, जहाँ q इक्वल टू 3q² प्लस 2q, 3q² प्लस में 2q, ठीक है, ये होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी ये 3q प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ पे q इक्वल टू क्या होगा? 3q² प्लस में 4q और प्लस में 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे
यहाँ पे मैंने q इक्वल ये इसलिए कर लिया कि q एक पूर्णांक संख्या ही है, ठीक है, नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन q और m एक पूर्णांक संख्या है, और ये 3q में q के जगह पे हम कुछ भी कोई भी संख्या रखेंगे तो ये एक पूर्णांक ही आएगा, ठीक है, q के जगह पे पूर्णांक रखेंगे। ये भागफल है, भागफल कितना भी टाइम जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। शेषफल में 0 बचे या 1 बचे तो बच रहा है, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः यहाँ पे लिख के मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3q + 1 के रूप का होता है, ठीक है। वो कैसे होता है ये मैंने हल कर दिया है, ठीक है। इति सिद्धम, ठीक है। आगे चलिए, मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये तो मैंने समझाने के लिए हल कर दिया है ऐसे, लेकिन आपको ऐसे नहीं हल करना है, ठीक है। मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था वैसे हल करना है आपको, सिस्टोमेटिक तरीका से एकदम हल करना है, ठीक है। जैसे a = क्या क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा 3q + 1 और 3q + 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3q का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ पे 9q², ठीक है। अब यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे यानी कि 3q², ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लिखेंगे, नीचे एक स्टेप नीचे लिखेंगे 3q², ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे 3q² = 3m, जहाँ m = क्या है, 3q² है, ठीक है। वैसे ही अब अगले स्टेप में चलेंगे तो 3q + 1 को ले लेंगे, ठीक है। देखिए, अब इससे नीचे चलेंगे तो 3q + 1 को ले लेंगे। देखिए, अब 3q + 1 का स्क्वायर करने पर 3q + 1 का वर्ग करने पर, ठीक है। इसके नीचे जो भी आया था वो लिख देंगे। इसके बाद फिर से 3q + 2 का वर्ग करने पर उसके नीचे जो भी आएगा उसको लिख देंगे। उसके बाद इति सिद्धम वाला जो मैंने प्रक्रिया बताई थी वो लिख देंगे, ठीक है। टाइम तो हो चुका है, इतने पे ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे आगे ले चलूँगा तो 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाएगी या लमसम पूरे 1 घंटे की हो जाएगी। तो हमें यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी भी क्लास नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा तीव्रता भी नहीं यार, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। आप आराम से हल करते चलो, पूरी किताब को सॉल्व कराना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही और जारी रखेंगे कल, ठीक है। बाय।